हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि जियोग्राफी के पूरे बुक से लिया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। तो अभी से तैयार कर लो इन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि आपको हमने PDF के साथ में इसको देना है। तो अभी ये तैयार कर लो, यानी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं तो ये आप अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक से लिया गया है। इससे बाहर नहीं आएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, फ्री आपको PDF भी हम देंगे। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 1 से लिया गया है। यदि आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा ढंग से तो आपको इस प्रश्न का उत्तर याद होता। तो देखिए, जो पहला आपका प्रश्न है, नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है ये किसने प्रस्तुत की। जी हाँ, ग्रिफ्थ टेलर ने। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है ये ग्रिफ्थ टेलर ने ही प्रस्तुत की है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, यानी जो कौन किसका आर्थिक जो भूगोल है इसका संबंध नहीं है बेसिकली। तो मैं बता दूं, आपके पास 4 विकल्प है सेम इसी प्रकार से। यदि आपने पेपर दिया होगा हाई स्कूल का तो आपको पता होगा 4 विकल्प के थ्रू आपका बहुविकल्पीय का प्रश्न पूछा आता है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 1 नंबर देता है। तो देखिए, इनमें से जो कौन आर्थिक भूगोल का संबंध नहीं है का आपका हो जाएगा कृषि भूगोल, खा बिड़प्पन भूगोल, या गा पर्यटन भूगोल, या घा चिकित्सा भूगोल। तो जी हाँ दोस्तों, इनमें से घा हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है और भी अच्छे से हो पाए। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यानी आपके पास 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा एक जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 4 विकल्प है, देख सकते हैं, और आपके बुक से लिया गया है, कोई बाहर नहीं लिया गया है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और क्वेश्चन भी इसमें हमने कुछ ज़्यादा लेकर आया हूँ ताकि जो तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप 20-30 लेकर आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए जो तैयारी जो है हमारी और भी अच्छे से हो पाए और पूरे बुक से लिया गया हो प्रश्न। तो नए बुक से देखिए, तीसरा जो प्रश्न है इनमें से खा हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। तो का आपका हो जाएगा अफ्रीका, खा हो जाएगा एशिया, या गा यूरोप, या घा उत्तरी अमेरिका। तो इनमें से जो आपका 4 विकल्प है, चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका NCERT का बुक है उसी से लिया गया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि आपने तैयारी किया होगा तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता होगा। तो हमें कॉमेंट में बिना हिचकिचाए आप दे सकते हैं इसका जवाब। तो चौथा जो प्रश्न इनमें से खा हो जाएगा एशिया, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है वो एशिया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हें भी तैयारी करनी है और उन्हें भी आपकी तरह बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाना है। तो 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी निम्नलिखित में से देशों में से किसकी जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। का आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, खा हो जाएगा बांग्लादेश, गा आपका पाकिस्तान, या घा अफगानिस्तान। तो इनमें से 5वें प्रश्न का हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित देशों में से जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो इन चारों, यानी याद रखिएगा चारों जो आपके ऑप्शन है इन्हीं में से पूछा गया, ना कि कोई अदर कंट्री। अदर कंट्री में तो सबसे जनसंख्या वो आपका चीन हो जाएगा, सेकंड नंबर पर आपका इंडिया हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन जो 4 विकल्प है उन्हीं में से आपको ऑप्शन में देना है, ना कि कोई अदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए, 6 प्रश्न आपका, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। का आपका हो जाएगा चीन, खा भारत, या गा संयुक्त राज्य अमेरिका, या घा रूस। तो देखो, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है सभी को पता होगा, इनमें से चीन हो जाएगा बिना हिचकिचाए। जो कमजोर छात्र भी होगा, जिसने किताब भी नहीं पढ़ी होगी, सभी को पता होगा कि विश्व का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो आपका चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके सेकंड पर आ जाता है, यानी जो दूसरा है, यानी विश्व में दूसरा स्थान जो जनसंख्या का सबसे अधिक है वो भारत आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 7वां प्रश्न है, विश्व स्तर पर
औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। यानी जो विश्व स्तर इसमें जो औसत के लिंग अनुपात है इसमें 100 स्त्रियां हैं और इस पर जो कितने पुरुष हैं 102 हैं, खा अब तो 103 या गा 104 या घा 105। तो सातवां प्रश्न इसका का हो जाएगा आपका 102 पुरुष है, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर जो है 102 पुरुष विद्यमान है। आठवां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी कि इन चारों में से किसका जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक है। का आपका हो जाएगा लाताविया, खा जापान, गा संयुक्त अरब अमीरात या घा फ्रांस। तो देखिए इनमें से जो निम्नलिखित में से देश का जो लिंग अनुपात है वो लाताविया हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो आपका का हो जाएगा सही उत्तर। 9 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा जो है मानव विकास का स्तंभ है। ये आपका आई थिंक चौथा या तीसरा चैप्टर है, उसी से लिया गया प्रश्न है। जो मानव विकास आपका चैप्टर है उसी से लिया गया प्रश्न है। आप जाकर इस प्रश्नों को आप मिला सकते हैं, उसी बुक में आपको मिलेगा, चैप्टर में मिलेगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घा हो जाएगा ये सभी। यानी जो आपका समता है, सतत पोषणीयता है और उत्पादकता है, ये मानव विकास का स्तंभ है। तो 9 नंबर हमारा प्रश्न भी कन्फर्म हो गया है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा ताकि जो तैयारी है आपकी और भी अच्छे हो पाए और हम ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लाते रहेंगे ताकि जो आप 70 में 70 मार्क जो है वो आप अचीव कर पाए। तो देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है 10 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, मानव विकास की अवधारणा। देखिए मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं। इन्हीं चारों में से किस विद्वान की देन है। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, खा हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। यानी खा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मानव विकास की अवधारणा के यानी निम्नलिखित में से विद्वान की इन्हीं देन है। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इनमें से चारों में से कौन सा जो विकास का है वो सर्वोत्तम वर्णन करता है। का आपका हो जाएगा आकार में वृद्धि, खा गुण में धनात्मक परिवर्तन, गा आकार में स्थिरता या घा गुण में साधारण परिवर्तन। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खा हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। जो कौन सा है निम्नलिखित में से विकास का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है वो है गुण में धनात्मक परिवर्तन। 12 नंबर आपका प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है। यानी जो श्वेत क्रांति है बेसिकली ये किस क्षेत्र से संबंधित है। का आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से यानी मछली से उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या गा चावल उत्पादन से या रबड़ उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति है इसको आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा यदि आपको इसका उत्तर पता है। तो देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति बेसिकली जो संबंधित है वो आपका दुग्ध उत्पादन सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। का आपका हो जाएगा आखेट, खा कृषि या खा गणन या देखिए का अखेट, खा कृषि, गा घनन या घा विनिमय। तो विनिर्माण बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना जुबान फिसल जाता है। तो आपको ये ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके प्रश्न पर ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से जो प्राथमिक क्रिया नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि इन चारों में से जो प्राथमिक क्रिया नहीं है कौन सी नहीं है। तो इनमें से 13 का प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा घा हो जाएगा विनिर्माण आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी है जो बगाती फसल है। आप देख सकते हैं इनमें से कौन है बगाती फसल। का आपका हो जाएगा चना, खा हो जाएगा धान, उसके बाद में गा हो जाएगा गेहूं या घा रबड़। तो इनमें से सही उत्तर का आप हमें चयन करके बताइएगा। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 का आपका घा हो जाएगा रबड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल नहीं है, रबड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हमने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हो 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको हमने लिखने में पूरे 2 दिन लिए हैं और आपकी हम तैयारी के लिए जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और आपका एक लाइक से जो पूरे मेहनत है हमारी उतर जाती है। तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक में आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो तैयारी जो आपकी तैयारी है हम ज़बरदस्त करा रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर देते हैं और आप भी बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाएंगे। बस आप मेहनत कीजिए। देखिए 15 नंबर आपका प्रश्न है भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया। यानी जो भारत एवं श्रीलंका है इसमें चाय के जो बागान है, यानी जो
बगीचे होते हैं चाय के, यानी जिसके लिए उगाए जाते हैं, यानी चाय के, जिसे चाय का जैसे हमारे इंडिया में होता है, दार्जिलिंग में होता है, असम में होता है, चाय का जो उत्पादन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा यहीं पे पैदा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया का आपका हो जाएगा फ्रांस वासियों ने, या स्पेन वासियों ने, या ब्रिटेन वासियों ने, या अमेरिका वासियों ने। तो 15 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा गा हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों ने सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है, यानी रोपण कृषि हमें इसको लगाना पड़ता है। का आपका हो जाएगा रबड़, खा कहवा, ग चाय, या घा मक्का। तो देखिए 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घा हो जाएगा, याद रखिएगा मक्का आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें जो निम्नलिखित में से फसल का जो रोपण के अंतर्गत उगाया जाता है वो मक्का उगाया जाता है, यानी मक्का को हमें क्या करना है, बोना पड़ता है। उसके बाद में 17 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है, यानी इन चारों देश में से कौन सा प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। यदि राज्य की बात होती तो हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व में यानी चारों देशों में से जो प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है उसकी बात हो रही है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा का हो जाएगा, याद रखिएगा ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है गन्ना का। तो इसमें भी हमने का इसका सही उत्तर बता दिए। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र, देखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। का आपका हो जाएगा मैनचेस्टर, खा पर्थ, या गा पीटर्सबर्ग, या घा शिकागो। तो देखिए 18 नंबर जो जियोग्राफी का प्रश्न है, और लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। और चैनल पर हमारे जितने भी स्टूडेंट नए हमारे चैनल पर हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो तैयारी है वो आपकी और भी अच्छी करा पाएँ। जो चाहे आप जो भी सब्जेक्ट का कहें, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हम सभी की पूर्ण रूप से तैयारी कराते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सभी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट आपको पता ही होगा, शिवम स्टडी नॉलेज, आप जाएंगे मिलेगा, और आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप अपने घर पर इसको आप याद कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी के लिए और भी बेटर होगा। तो देखिए जो 18 नंबर प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा का हो जाएगा मैनचेस्टर, यानी मैनचेस्टर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है परिवहन के समस्त साधनों के सबसे सस्ता साधन कौन सा है, यानी जो परिवहन है इन चारों में से कौन सा सबसे सस्ता साधन है, जिससे जाने के लिए हमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। पैसा यानी लगेगा लेकिन कम भी लगे सकता है, कम नहीं भी लगेगा। तो देखिए का हो जाएगा जल परिवहन, खा वायु परिवहन, या गा सड़क परिवहन, या घर रेल परिवहन। तो इनमें से कौन सा सबसे सस्ता साधन, इसकी बात हो रही है। तो सही उत्तर को हमें चयन करके बताइएगा। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा का हो जाएगा, याद रखिएगा जल परिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार, देखिए निम्न में से कौन सा एक प्रकार उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उद्घाटन करता है। का आपका हो जाएगा कुटीर उद्योग, खा छोटे पैमाने के उद्योग, या गा आधारभूत उद्योग, या घा स्वच्छंद उद्योग। तो 20 नंबर का सही उत्तर आप हमें बताइएगा। बिल्कुल सोच समझ कर आप उत्तर दीजिएगा, आप हड़बड़ाइएगा मत। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप करते चले जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कहा बाद में कमेंट करते हैं। आपको क्या करना है, बाद में आपको कमेंट करते हैं कि सर हमारा इनमें से इतना सही गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड, आप झूठ कमेंट करेंगे हमें, यानी आप इतना बताएंगे कि हमें इतने में से इतना आया था, तो आपके ऊपर आधारित होगा। आप सर रियल में बताइएगा कि हमने इतना सॉल्व किया। यदि आपने 50 में से यदि आपने 15 भी सॉल्व कर लीजिए तो आप समझ लीजिए 40% के इंसान के लोग में आ जाते हैं, यानी आप 60 और 40 के अंदर आ जाते हैं कि हाँ आपने इतनी तैयारी करी है। और भी आप प्रिपरेशन करेंगे जाके आपकी जो तैयारी है और भी अच्छे से हो पाई। तो आप मेहनत कीजिए। 20 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा गा हो जाएगा आधारभूत उद्योग। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो फुटकर व्यापार है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। का आपका हो जाएगा 2, खा 3, या गा 4, या घा 7। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा का हो जाएगा
दो भागों में जो फुटकर व्यापार है इसको बांटा जा सकता है। कितने? दो भागों में, यानी फुटकर व्यापार और फुटकर, और एक दोस्तों होता है थोक विक्रेता, यानी थोक व्यापार और फुटकर। थोक में क्या होता है, यानी थोक में माल उठाता है तो वो जाता है क्या पर, फुटकर में, यानी थोक जो माल उठाता है जो कस्टमर है वो वहाँ पर जाता है अपनी दुकान पर, वहाँ पर आपका फुटकर व्यापार यानी फुटकर के रूप में सामान देगा, और जो थोक उठाता है थोक वो ग्राहक होगा, और जो थोक उठाने वाला ग्राहक है वो फुटकर में बेचेगा। तो हमें दो भागों में इसको कह सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है, यानी इन चारों में से कौन सा संचार का माध्यम है। तो सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घ हो जाएगा, यानी ये तीनों है, यानी रेडियो व दूरदर्शन, घ समाचार पत्र भी है, और इंटरनेट, यानी ये तीनों संचार का माध्यम है जिससे हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर ही टिक लगाना, नहीं कि आप तीनों पर टिक लगाते जाए, ये गलत है। आपको जहाँ पर बात हो रही है घ पर, तो ये सभी यानी तीनों इसके तीनों अंतर्गत आ जाएंगे, यानी तीनों अंतर्गत आ जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। का आपका हो जाएगा प्राथमिक, खा द्वितीयक, गा पर्यटन या घा सेवा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 23 का सही उत्तर हमें बताइए। जी हाँ दोस्तों, घा हो जाएगा आपका सेवा, यानी सेवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सेक्टर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, जो कि सेवा। उसके बाद में 24 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी यहाँ पर तृतीयक क्रियाकलाप है, क्या है। का आपका हो जाएगा खेती, गा आपका हो जाएगा, खा हो जाएगा बुनाई, गा व्यापार, घा आर्किड। तो निम्नलिखित में से तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। 24 का गा हो जाएगा आपका व्यापार हो जाएगा सही उत्तर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप करते जाइएगा, और यदि आप क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन में से इतना सही गया, तो बताइएगा आप हमें। देखिए 25 नंबर हमारा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्व में 10 लाख की आबादी को पार करने वाला पहला नगर कौन सा है। कौन सा था, यानी कौन सा था जो विश्व में, यानी यहाँ विश्व की बात हो रही है कि 10 लाख की जो आबादी है, यानी जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख की आबादी को पार करने वाला पहला नगर कौन सा था। तो इनमें से 25 का हो जाएगा लंदन हो जाएगा इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। 26 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो यहाँ पर प्रलेखित और प्राचीनतम बस्ती रही है किस प्रदेश में रही है। देखिए 4 विकल्प है आपके पास, चारों में से सही का बताइएगा। तो 26 का आपका खा हो जाएगा, याद रखिएगा सिंधु घाटी सही उत्तर हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन को कराते रहेंगे, अभी हमें कमेंट में इसका आंसर बताते रहिएगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है। का आपका हो जाएगा वित्तीय, खा मानवीय, गा प्राकृतिक या घा सामाजिक। तो देखिए इनमें से 27 का सही उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट जो आपका क्वेश्चन है, यानी जो इसका प्रश्न है, आप प्रश्न को पहले पढ़िए उसके बाद में ही आंसर दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, मैं स्टूडेंट बता दूं गलती वो कहाँ पर करते हैं, वो गलती करते हैं प्रश्न को पढ़ने में, यानी प्रश्न वो पढ़ नहीं पाते ढंग से। आप मन लगाकर प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पढ़ेंगे तभी उसका उत्तर आएगा। यदि आप कमजोर छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रश्न जो हमने याद किया वो नहीं आ रहा है, और जो मैंने याद किया है वो नहीं आ रहा, दूसरा कोई आ गया, तो आप प्रश्न को पढ़िए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो प्रश्न का आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे दे देंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को पढ़िए, रिलैक्स होकर प्रश्न को पढ़िए और आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो 27 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, घा हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखते हैं 28 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। का आपका हो जाएगा 1865 में, खा 1872 में, गा 1881 में या घा 1892 में। तो देखिए इनमें से जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। 28 का सही उत्तर हमें बताइएगा दोस्तों, यदि आपको आता है तो। इनमें से खा हो जाएगा आपका 1872 में हुई थी जो भारत की जनगणना हुई है। और ये भी पूछ सकता है कि भारत की जो जनगणना है वो कितने वर्षों में की जाती, तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्षों में। यानी जो भारत की जनगणना हुई थी वो 10 वर्षों में की जाती, जैसे 1872 में की गई थी, फिर 1882 में की थी, फिर 1892 में। इसी
इसी प्रकार से फिर 2001 में, इसी प्रकार से क्या होता है ना, रियल वो 10 वर्ष का जो वो चलता रहता है, यानी निरंतर वो प्रक्रिया चलती रहती है और जनगणना होता रहता है। उसके बाद में 29 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी इन चारों में से किस में जो जनसंख्या वो सर्वाधिक है, इन्हीं चारों में से आपको बताना है, ना कोई अदर राज्य या अदर स्टेट से। तो जहां पर आपको प्रश्न दिख जाए वहां पर आप, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्रश्न का तो गलत है, तो मैं बता दूं प्रश्न तो गलत नहीं रहता है, आपके चारों विकल्प में से ही दिया जाता है, बस आप पहचान नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो विकल्प के ही अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो निम्न में से किस राज्य में जो जनसंख्या वो सर्वाधिक है, तो 29 का आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पर घनत्व की बात हो रही थी, वहाँ पर राज्य में कितनी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो राज्य की होती रही थी, यहाँ पर घनत्व की बात हो रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, काफ़ी स्टूडेंट याद रखिएगा डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग प्रक्रिया है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जो 30 नंबर प्रश्न, इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 31 नंबर आपका प्रश्न है, जियोग्राफी का एक प्रश्न है, और अभी जाइएगा इन प्रश्नों को आप मिला लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं ये गलत है, आप मतलब 30% जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा ऑफ कर दिया गया है उससे भी आप अलग बता रहे हैं। तो आप जाएंगे पूरे बुक से ही लिया गया प्रश्न है, ना कि कोई अदर से, तो आप जाएंगे मिलाएंगे, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 31 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में ये आप यहाँ पर कटा हुआ इसको मत लीजिएगा, भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाएं कौन जारी करता है, जो सूचनाएं है वो कौन जारी करता है। का आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय, खा हो जाएगा कानून मंत्रालय, गा विदेश मंत्रालय, या घा भारतीय जनगणना विभाग। तो 31 का घा हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का भारतीय जनगणना विभाग, जो कि भारत में प्रवास के संबंध में जो सूचनाएं जारी करता है ये यही करता है, जनगणना के अनुसार होते हैं कि इस राज्य में इतने जो होते हैं प्रवासी लोग आए हैं। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। भारत में जो पुरुष प्रवास है इसका मुख्य कारण है, 4 विकल्प है आपके सामने, चारों में से हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप एक सीरियल वाइज आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, जितने भी आपको प्रश्न आते हैं उसके अनुसार दीजिएगा, बाद में हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारी 50 में से इतने सही गए। तो 32 का आपका गा हो जाएगा काम और रोजगार, यानी भारत में जो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है काम और रोजगार ही है। 33 नंबर आपका प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, यानी ये 2014 में किया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोदी के द्वारा चलाया गया था, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ये चलाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात क्यों हो रही कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा 2014 में स्टार्ट हुआ गया था। लेकिन ये आपका महीना नहीं पता है कि किस महीने में, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी या जून कब हुआ था। तो देखिए जो 33 नंबर प्रश्न में से क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2014 में, यानी अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ही चलाया गया था अभियान। 34 नंबर आपका प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है, यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो भारत में मानव जो विकास है इसके सूचकांक में जो भारत के निम्नलिखित है, यानी जो भारत के निम्नलिखित राज्य हैं इनमें से कौन सी एक की जो कोटि है वो उच्चतम है। का आपका हो जाएगा तमिलनाडु, खा हो जाएगा पंजाब, या गा केरल, या घा हरियाणा। तो 34 का आपका सही हो जाएगा घा हो जाएगा, का हो जाएगा, याद रखिएगा इनमें से। देखिए जो 34 नंबर प्रश्न है इसका गा हो जाएगा, केरल हो जाएगा सही उत्तर, यानी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न हमारा कंफर्म हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, 34 नंबर हमने प्रश्न को कंफर्म कर दिया, उसका उत्तर भी हमने बता दिया। देखिए भारत के जो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की जो साक्षरता दर है वो उच्चतम है। 4 विकल्प है, चारों में से ही बताना है आपको। तो 35 का क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा सही उत्तर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 36 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर नहीं है। जो पर्यटन नगर है ये है, अभी वाला जो आएगा वो नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रश्न को पढ़ना है। देखिए प्रश्न पढ़ने में कभी कभी हमसे भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं कि इनको सर को आते नहीं, ये फेक वीडियो बना रहे हैं, कोई भी है। तो मैं बता दूं पढ़ने में सभी को देखिए, कोई हम भगवान तो है नहीं कि आपको पूरा दिखा देंगे कि हाँ ये देखिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा या यही इसका सही है। तो कभी कभी हमसे भी प्रॉब्लम हो जाती है यानी पढ़ने में, तो आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, आप प्रश्न को देखिए उसी के आधार पर आप बताइएगा। तो 36 नंबर जो आपका प्रश्न
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। का आपका हो जाएगा दिल्ली, खा चंडीगढ़, या गा प्रयागराज, या घा नैनीताल। तो इनमें से आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। घा हो जाएगा आपका नैनीताल हो जाएगा सही उत्तर। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही कि जो 10 लाखी नगर नहीं है, तो वहाँ पर विश्व में बात हो रही थी, तो वहाँ लंदन हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर जो निम्नलिखित में से 10 लाखी नगर नहीं है, जो आपका चार ये है, यानी चारों उत्तर में से बताना, चारों विकल्प का सही इनमें से आपका एक ही विकल्प सही है चारों में से। तो 37 का आपका कौन सा हो जाएगा। का हो जाएगा आपका अलीगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है। तो इनमें से चारों विकल्प में से बता रहा है जो नगरीकरण की समस्या बेसिकली नहीं है, या ना कि जो नगर के यानी जो शहर के लोग होते हैं, इनमें से कोई समस्या नहीं है। एक नहीं समस्या है और 3 समस्या नगरीकरण की है। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खा हो जाएगा विस्तृत कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नगरीकरण की समस्या नहीं है। 39 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल जल का मात्र लगभग ही अम्लवर्णीय जल है, यानी जो पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है हमारी जो धरती पर है, ये बताइए आपने। तो देखिए उनमें से आपका 39 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा गा हो जाएगा आपका 3% पानी विद्यमान है, याद रखिएगा। ये 39 नंबर भी प्रश्न हमारा कन्फर्म हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न है। 40 नंबर के देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। यानी देश में जो प्रयुक्त जल है इनमें सबसे जो अधिक समानुपात किस सेक्टर में है, या सिंचाई है, उद्योग है, घरेलू उपयोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 विकल्प है, चारों में से 40 नंबर प्रश्न का हमें कॉमेंट में बता सकते हैं उत्तर। हम इसीलिए आपकी तैयारी करा रहे हैं, जो तैयारी जो है आपकी, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है आपका पेपर। और यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आप काफ़ी अच्छा नहीं कर पाए तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने आगे भी किस प्रकार से, यदि आपने आगे अच्छी कॉपी भी लिखी है लेकिन एग्जामिनर को क्या होता है, एक बुरा फील होता है कि आगे इसमें जब आपने बहुविकल्पीय प्रश्न में गड़बड़ किया होगा तो आगे भी आपने गड़बड़ किया होगा। तो एग्जामिनर क्या होता है ना कि आपको 70 नंबर के लिए है तो आपका 23, 24, 25 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये नहीं करने, आपको शुरुआती दिनों में जो 2-3 पेजेस को बढ़िया से लिखिए और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको भी तैयार कीजिए। तो 40 नंबर जो प्रश्न इसके का हो जाएगा सिंचाई में, जो कि सबसे अधिक समानुपात सेक्टरों में इसका जल का उपयोग होता है सिंचाई में। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल का क्षेत्र स्थित है। यानी इन चारों में से प्रमुख जो क्षेत्र का तेल का जो क्षेत्र है स्थित है किस क्षेत्र में है, राज्य में है। का इसका 41 का हो जाएगा असम हो जाएगा सही उत्तर। जियोग्राफी के ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 42 नंबर आपका प्रश्न है बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो बॉम्बे हाई खनन है इसके लिए जो प्रसिद्ध है का आपका हो जाएगा लौह अयस्क, खा हो जाएगा तांबा, गा हो जाएगा खनिज तेल, या घा बॉक्साइट। तो 42 नंबर जो प्रश्न इसका गा हो जाएगा आपका खनिज तेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पूरे बुक से ही लिया गया है और चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन लेगा, जैसे चैप्टर से 3 क्वेश्चन ले लिया, 4 क्वेश्चन ले लिया, 5 क्वेश्चन ले लिया, 2 क्वेश्चन ले लिया, 1 क्वेश्चन ले लिया। उसी प्रकार से लेकर आए कि जो तैयार बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे भी जाते हैं और आप मॉडल पेपर भी चेक करेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 43 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 4 विकल्प है, चारों में से 43 का सही जो उत्तर हो जाएगा खा हो जाएगा आपका ताप हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद में 44 नंबर प्रश्न है थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। जो थारू जनजाति है ये भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं। का आपका हो जाएगा थार मरुस्थल में, खा छोटा नागपुर, गा तराई क्षेत्र, या घा बुंदेलखंड। तो इनमें से जो 44 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हमें बताइए दोस्तों। तो इनमें से गा हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र में हो जाएगा सही उत्तर इसका। चलिए देखते हैं अगला हमारा। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है, हमने 44 प्रश्न तो क्लियर कर दिया, हमारा है अगला 45 प्रश्न। देखिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना की कब, देखिए केंद्र सरकार ने नमामि ये याद रखिएगा नमामि गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी। यानी जो नमामि गंगे जो परियोजना है केंद्र सरकार ने, जो 45 नंबर हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नमामि, देखिए नमामि है गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी, यानी कब इसको दिया कि हाँ ये आप जाइए तैयार कराइए। तो 45 का जो सही उत्तर है गा हो जाएगा 7 जुलाई 2016 को। गा इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का।
46 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यानी इन चारों में से जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। 4 विकल्प है, इनमें से आपको सही का उत्तर बताना है। तो देखिए जो 46 नंबर प्रश्न है इसका सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप इसको याद कर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट तो इसको प्रश्न को याद किए होंगे, लेकिन यदि आप कंफर्म नहीं है तो इस वीडियो में आपका कंफर्म हो जाएगा। तो 46 का गा हो जाएगा यमुना हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना। इससे पहले तक यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता था तो हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। 47 नंबर प्रश्न है आपका, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, यानी जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है ये किस क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। का आपका हो जाएगा परिवास के लिए, खा हो जाएगा भू निम्नीकरण के लिए, गा गंदी बस्तियां, या घा वायु प्रदूषण। तो 47 का हो जाएगा प्रवास के लिए, जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है ये इन्हीं के लिए है। 48 नंबर प्रश्न है, एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है, यानी जो एकल आधार सामग्री जो है एकमात्र माप है ये क्या है। का आपका हो जाएगा तालिका, खा हो जाएगा आवृत्ति, गा आपका हो जाएगा वास्तविक संसार, या घा सूचना। तो इनमें से 48 का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा वास्तविक संसार हो जाएगा इसका सही उत्तर। 49 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो जो अम्ल वर्षा का जो एक कारण है वो क्या है। 4 विकल्प है आपके पास, चारों में से आपको एग्जामिनर जो है इसी प्रकार से आपको 4 विकल्प दिया जाएगा और चारों में से ही आपको सटीक उत्तर जो आपका एक ही उसी में से आपको आंसर देना है। तो 49 का घा हो जाएगा, याद रखिएगा वायु प्रदूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए आपका ये है वायु प्रदूषण, जो अम्ल वर्षा होती है वो वायु से ही होती है। अम्ल के द्वारा काफ़ी लोग जो रासायनिक कोई दवा मिला देते हैं वायु में, तो वायु जो होता है ये अम्ल के ही द्वारा वो होता है। 49 नंबर प्रश्न है। 50 और हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए जो जियोग्राफी के छात्र हैं हमारा आखिरी प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है, यानी किस राज्य से होकर जो है इंदिरा गांधी जो नहर जाती है। का आपका हो जाएगा राजस्थान, खा मध्य प्रदेश, गा उत्तर प्रदेश, या घा गुजरात। तो जो इंदिरा गांधी नहर जाती है वो किस राज्य से। का हो जाएगा आपका राजस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ये 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न था जो कि पूरे बुक से लिया गया, याद रखिएगा पूरे बुक से लिया गया। आपके जो जियोग्राफी का पूरा बुक है एनसीईआरटी का, उसी बुक से लिया गया सभी महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ये तैयारी की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी अभी तैयार कर लीजिए और आप 70 में 70 मार्क फोड़ दीजिए। तो यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे पीडीएफ जो है वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लास में तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। और चैनल पर हमारे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी भी कराते रहेंगे, ताकि जो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और अभी इन प्रश्नों को तैयार करते रहिए।